नमस्कार। मैं आज आपसे हॉल मार्किंग की बात करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि बात करेंगे हॉल मार्किंग की और स्क्रीन पर ये अजीब सा करेक्टर जिसके गले में नरमुंड खोपड़ी नुमा आइटम पड़े हैं, इनका हॉल मार्किंग से क्या मतलब। इनकी स्टोरी आपसे साझा करना चाहता हूँ। इनका नाम है जंबो भाई। 1960 में इनके परिवार में कुछ विवाद हुआ इनका, और ये घर छोड़कर चले गए। और घर छोड़कर चले गए एक गुफा में, साधु बन गए, तपस्या करने लगे। 40 साल बाद याद आया कि यार गुस्से में घर छोड़कर आ गए, घर वापस चलते हैं। पर घर वापस जाना भी खतरे की निशानी थी, है ना, क्योंकि वाइफ तो बहुत नाराज हो गई होगी इनकी। उसे खुश करने के उद्देश्य से एक ज्वेलर्स के पास गए और ये वहां से गोल्ड के ऑर्नामेंट खरीदने लगे। जंबो भाई गुस्से वाले तो थे ही, परंतु जागरूक थे। 1960 से पहले, देश आज़ादी के बाद, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान थे। इन्होंने देखा कि ज्वेलरी पर आईएसआई मार्क नहीं है, और हिंदुस्तान में आईएसआई का मतलब होता है विश्वास का प्रतीक। अगर किसी प्रोडक्ट पर आईएसआई मार्क लगा है तो हम आंख बंद करके ले लेते हैं कि आईएसआई मार्क है। हमारे लिए आर्थिक रूप से, हमारे हेल्थ के रूप से ये जरूर लाभकारी होगा, नुकसान नहीं रहेगा। परंतु ज्वेलरी पर जंबो भाई को एक अजीब सा सिंबल मिला, बीआईएस का। गुस्सा आना स्वाभाविक था। ज्वेलर से भिड़ गए, बहसबाजी होने लगी। आज मैं इनकी समस्या पर हल करने का, जिससे कि कभी जंबो भाई को या किसी अन्य को कोई नुकसान ना हो, या बीआईएस को पहचान सके, इस वजह से हॉल मार्किंग और बीआईएस की बात करने वाला हूं। मैं डॉक्टर विकास कुमार आप सभी का आज की चर्चा में पुनः स्वागत करता हूं। मेजर स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया पार्ट 2। चर्चा आरंभ करने से पूर्व 13 नवंबर 2021 का जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण व सभी न्यूज़पेपर की एक कटिंग को पर आपकी दृष्टि डालना चाहता हूं। लिखा है, सर्राफा में नकली हॉल मार्किंग पकड़ी, लाखों के जेवर जब्त। हॉल मार्किंग टीम को मिली 3 स्थानों की सूचना, 2 पर छापा। कहीं आपने तो नहीं खरीदे नकली हॉल मार्किंग वाले जेवर। इस खबर को पढ़ने के बाद इस पता चला कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस, जिसकी बात मैंने अपनी पहली वीडियो में की थी, उसके 2 साइंटिस्ट डी विक्रांत सर और आर एन रॉय सर की टीम ने मेरठ में छापा मारा। क्या हुआ, क्यों छापा मारा, क्या जरूरत हुई, इसकी भी चर्चा करूंगा। भारतीय मानक संस्थान आईएसआई की स्थापना 6 जनवरी 1947 को हुई थी, और जून 1947 में पहले डायरेक्टर थे लाल सी वर्मन। आईएसआई को एक सोसाइटी 1860 के तहत रजिस्टर्ड किया गया था, और जंबो भाई गुफा में गए थे 1960 में, यानी जब तक आईएसआई का गठन हो चुका था और प्रोडक्ट पर एक विश्वास की मोहर, आईएसआई नाम की मोहर लगने लगी थी। 80 के दशक में, 60-80 के बीच, हमारी इकोनॉमिक, हमारी सोशल, ये सब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हम कर चुके। आईएसआई को और स्ट्रॉन्ग करने का और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने का भारत सरकार ने सोचा, और आईएसआई को ही बीआईएस में कन्वर्ट कर दिया गया, भारतीय मानक ब्यूरो। यानी भारतीय मानक संस्थान, संस्थान शब्द को हटाकर ब्यूरो शब्द दिया गया, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का गठन किया गया। 1986 से लागू हुआ, और वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था है बीआईएस। आईएसआई को छोड़ा नहीं गया, आज भी आईएसआई एप्लीकेबल है, परंतु कुछ प्रोडक्ट्स पर। अब वो प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स। बीआईएस के अंतर्गत भी अन्य कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब एक इको मार्क भी आपने लगा देखा होगा, क्योंकि मैं कहना ये चाहता हूं कि केवल बीआईएस और आईएसआई ही मार्क नहीं है। बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, आज की डेट में तो एक से एक नया रोज प्रोडक्ट आता है, बहुत सी संस्थाएं हैं, है ना। इको मार्क भी एक मार्क है, स्टैंडर्ड मार्क है, और यह मार्क लगता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पर।
इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पर ये मार्क लगता है। और कौन इशू करता है? यह भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ही इशू करता है, और ये एप्लीकेबल है 1991 से। पर ऐसा भी नहीं है कि सभी स्टैंडर्ड मार्क बीआईएस इशू करता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एगमार्क। एगमार्क का ये साइन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर लगता है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर लगने के साथ साथ इसे इशू कौन करता है? बीआईएस तो इशू करता नहीं है। इसे इशू करता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये हिंदुस्तान में 1937 से एप्लीकेबल है। बीआईएस हॉलमार्क की मैं आज बात करने वाला था। मैं बात करने वाला था कि हॉलमार्किंग की आवश्यकता क्यों है। देखिए, आपने किसी लोकल वेंडर, कोई ज्वेलर्स के पास आप गए, वो आपकी जान पहचान का है या नहीं है वो मैटर नहीं है। कभी कभी आदमी जान पहचान वालों से भी धोखा खा जाता है। अपने गोल्ड की कीमत हम रोज पेपर में, टेलीविजन में रोज देखते हैं, और गोल्ड की जो कीमत है वो कैरेट में अनुसार होती है। 24 कैरेट गोल्ड प्योर माना जाता है। अगर वही गोल्ड 22 कैरेट है तो उसका रेट कुछ और होगा, 23 कैरेट है तो उसका कुछ और होगा। ये कैरेट पर भी मैं चर्चा करूंगा। परंतु पहले मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि हम जितना पैसा देते हैं उतने पैसे का गोल्ड हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये हम कैसे जज करेंगे? इसकी जिम्मेदारी उठाई भारत सरकार ने, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई बीआईएस ने। हॉल मार्किंग करके, हॉल मार्क करके गहनों पर पहले मैं बोल रहा हूँ कि पहले 4 मार्क लगे हुए मिलते थे। पहला मार्क ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस का लोगो होता था। दूसरा, एक 3 नंबर का डिजिट लिखा होता था जो गोल्ड की प्योरिटी को बताता था। तीसरा, उस सेंटर का कोड होता था, किस सेंटर का, जो सेंटर उस ज्वेलर्स को सर्टिफिकेट देता है बीआईएस का। और चौथी मोहर होती थी वेंडर की, ज्वेलर्स की मोहर होती है कि जो जिसने वो गहने को बनाया है। आज ये सिस्टम चेंज हो चुका है, उसकी भी चर्चा करूंगा। आज मैंडेटरी हॉलमार्किंग कर दी गई है, ए स्टेप टुवार्ड्स इम्प्रूविंग ट्रस्ट अमंग इंडियन कंज्यूमर्स। 16 जून 2021 से गोल्ड पर हॉल मार्किंग को अनिवार्य मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोई भी ज्वेलर्स ऐसा नहीं होगा जो हॉल मार्किंग के बिना कोई भी ज्वेलरी का आइटम बेच सकेगा। और आइटम भी बता दिए गए कि इट अप्लाइज टू 6 कैटेगरीज ऑफ गोल्ड। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट एंड 24 कैरेट। और आज अगर मैं बात करूं कि केवल 3 मोहर लगेंगी हॉल मार्किंग के अंतर्गत, एक बीआईएस का लोगो होगा, एक प्योरिटी ऑफ गोल्ड, डिजिट पहले 3 डिजिट लिखी आती थी जैसे 916 है, और 916 से पहले भी लिख दिया गया 22K। 22K का अर्थ है कि जो ये बेंगल है ये 22 कैरेट की है या 22 कैरेट की है। और ये डिजिट कैसे लिखी गई 22 कैरेट के आगे 916, वो भी आपको बताऊंगा। और एक यूआईडी बनेगा, HUID, हॉल मार्किंग, H फॉर हॉल मार्किंग। एक स्पेशल आईडी बनेगी, उसमें 6 डिजिट होंगे, XXXX लिखा है तो ये 6 डिजिट होंगे, और ये डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होंगे। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स कि या तो A to Z के बीच का कोई लेटर होगा या 1 to 9 के बीच की कोई डिजिट होगी। तो अगर कोई आप किसी ज्वेलर्स के पास जाते हैं, सबसे पहले आप सर्च करेंगे कि भाई वो बीआईएस के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं है, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था। और जब उसको ज्वेलर्स आपको गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट देगा, तब आप पता करेंगे कि उस पर ये तीनों मोहर हैं या नहीं है, है ना। ये हम चर्चा धीरे धीरे आपके साथ चलाते चले जाएंगे। देखिए, हॉल मार्किंग मैंने आपको बताया कि ज़रूरत क्यों हुई, क्योंकि जितनी कीमत हम देते हैं उतने ही पैसे का गोल्ड का सामान हमें मिल रहा है या नहीं। 22 कैरेट का पैसा देते हैं तो 22 कैरेट का होना चाहिए, 24 कैरेट का पैसा देते हैं तो 24 कैरेट का होना चाहिए। तो बीआईएस एक गारंटी देता है वस्तुओं की शुद्ध होने की, और भारत में वर्तमान समय में गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही हॉल मार्किंग के दायरे में लाया गया है। इट इज एप्लीकेबल फॉर गोल्ड,
since April 2020 and silver since 2005। 2005 से सिल्वर को और अप्रैल 2020 से गोल्ड को हॉलमार्किंग के दायरे में लाया गया है। ये डिजिट की बात आपको हम बताएं कि 23 कैरेट गोल्ड है, तो 23 कैरेट को आपको पता चलेगा कि हॉलमार्किंग में कितना डिजिट लिखा होगा। तो 23/24 मल्टीप्लाइड बाई 1958, यानी कि कहीं पर अगर 958 लिखा है तो वो 23 कैरेट गोल्ड होगा। अब तो ये खैर समस्या ही हल हो गई। 22 कैरेट के लिए 916 उसी फॉर्मूले से आप निकालेंगे। अब तो ये समस्या इस वजह से हल हो गई क्योंकि अब तो 3 मोहर लगी आएंगी, एक BIS लोगो होगा और दूसरा एक 3 नंबर की डिजिट लिखी होगी और उसी के साथ लिखा होगा 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट, ये जो भी होगा, और एक HUID होगी। एक फॉर्मूला भी है इसका कैलकुलेट करने का, x/24 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 750। अगर किसी गोल्ड के ऑर्नामेंट पर 750 लिखा है तो आप वो भी टेस्ट कर सकते हैं कि वो 18 कैरेट का होगा तो किस फॉर्मूले के तहत वो लिखा गया है। देखिएगा, जब हम ज्वेलरी का सामान लेते हैं, विशेष रूप से हमारे देश में जब बेटी की शादी होती है, बहन की शादी होती है, तो हम ज्वेलर्स के पास ज़्यादा जाते हैं। नहीं तो आम मध्यम वर्गीय परिवार में गोल्ड लेना आज भी बहुत दूर की कौड़ी है। हम अधिकतर महिलाएं कहती भी हैं कि तन मन काट कर पूरे साल पैसा जोड़ा और जोड़ के ज्वेलर्स के पास गए और पता चला नकली सामान ले लिया, या नकली ही हुआ। अगर 24 कैरेट का माल बताकर कोई 22 कैरेट का, 18 कैरेट का देता है तो नकली ही हुआ। तो एक BIS की साइट पर आप जाएंगे www.bis.gov.in पर, तो उस पर इस लिंक पर जाकर आप आराम से पता कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन ज्वेलर BIS के द्वारा रजिस्टर्ड है और कौन नहीं है, सूची है। आप आराम से उस सेंटर की भी पता कर सकते हैं जो आपके एरिया में है और वो ज्वेलर्स को मार्क दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मार्क देने वाले ही नकली हो, है ना। तो एक जब हम ज्वेलर्स के पास जाते हैं, अगर वो BIS के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो वो उसके दुकान पर कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा कि बिक्री के लिए हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध हैं, और वो उसके पास एक BIS द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र जो उसे मिला होगा वो भी होगा। और अगर वो BIS पंजीकृत है तो उसे हाईलाइट करेगा, वो खुद ही हाईलाइट करेगा। और उसने हाईलाइट नहीं कर रखा है तब आप उसे जानकारी ले सकते हैं कि सर आपका जो शॉप है क्या वो BIS के अंदर रजिस्टर्ड है। आधी बात तो वो आपको खुद ही होशियार मानेगा कि इसका मतलब जागरूक ग्राहक है, इसे धोखा देना संभव नहीं है। हॉलमार्क वाले आभूषण पर जो 3 मार्क लगे हैं उन्हें आप आंखों से अगर स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, BIS ने यह आवश्यक किया है कि प्रत्येक ज्वेलर अपने पास एक मैग्नीफाइंग लेंस रखेगा। 10 टाइम्स लिखा है, इसका अर्थ यह है कि जो मार्क है उसे वो 10 गुना बड़ा करके दिखाएगा, जिससे आप इजीली BIS की मोहर, वो 22 कैरेट, 24 कैरेट, उसके आगे लिखी नंबर को आप आराम से पढ़ पाएंगे। आप आराम से HUID जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है उसको पढ़ पाएंगे। ये आवश्यक किया गया है। जब आप बिल लेते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि अगर आप किसी ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो अक्सर आज की डेट में भी कुछ जगहों पर बहुत आनाकानी करते हैं बिल देने में, और बिल देते भी हैं तो एक कच्ची सी रसीद बना दी, पैसे लिख दिए और फिर एक सेंटेंस बोला जाता है, हम कहीं जा रहे हैं क्या, आपसे हमारा संबंध तो कई पीढ़ियों का चल रहा है। अरे पीढ़ियों के संबंध में ही तो आकर 22 कैरेट की जगह 18 कैरेट का सामान ले लेते हैं, है ना। तो परंतु जो बिल होगा, सीधा सीधा कह सकते हैं भाई साहब, पीढ़ियों के संबंध अपनी जगह, बिल वाउचर अपनी जगह, BIS से रजिस्टर्ड कराइए, भारत सरकार को धोखा ना दीजिए। उसी पैसे से भारत सरकार के क्या किस सभी कार्य चलते हैं, हमारी सड़कें बनती हैं। चालान, फिलहाल वो बातें अलग हो गई। हॉलमार्क वाली कीमती धातु की वस्तुओं के बिक्री के बिल में क्या क्या होना चाहिए? होना चाहिए वस्तु का विवरण, हमने कौन सी वस्तु खरीदी, हमने रिंग खरीदी, बैंगल्स खरीदे, क्या खरीदे। कीमती वस्तु का वजन,
कितना वजन है उसका, कैरेट 22 कैरेट है क्या, फाइनेंस कितना कुल पैसा दिया, और हॉल मार्किंग शुल्क। क्योंकि हॉल मार्किंग के नाम पर अवैध वसूली ना करें। हॉल मार्किंग का एक शुल्क है, एक वस्तु के लिए 35 रुपये। यह भी उल्लेख किया गया कि उपभोक्ता हॉलमार्क वाले आभूषण शिल्पकृतियां की शुद्धता को बीआईएस से मान्यता प्राप्त किसी भी एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्र से सत्यापित करा सकते हैं। अर्थात आप आराम से बहुत से सेंटर बीआईएस के हैं, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, उनके द्वारा आप अपने गोल्ड ऑर्नामेंट को प्रूफ भी करा सकते हैं कि जो ज्वेलर्स बोल रहा है वो ठीक है या नहीं है। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आप 5 ग्राम का सोना लेते हैं या 50 ग्राम का या 500 ग्राम का, एक वस्तु पर हॉल मार्किंग शुल्क का भुगतान वस्तु के वजन पर निर्भर नहीं करता है। 5 ग्राम की वस्तु पर अगर हॉल मार्किंग 35 रुपये है तो 50 ग्राम की वस्तु पर भी 35 रुपये होगी, और 500 ग्राम की वस्तु पर भी हॉल मार्किंग का शुल्क 35 रुपये 35 रुपये ही होगा। वो वस्तु के वजन पर निर्भर नहीं करता, संख्या पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि ये क्या माजरा था। ये ऑरन रॉय सर और डी विक्रांत सर की जो टीम गई, ये माजरा क्या होगा। माजरा यह था कि जो हॉल मार्किंग शुल्क है 35 रुपये, उसने नकली मशीन लगा ली। लगाने वालों के नाम भी इसमें खुले हैं, मुख्तार और आसिफ। बड़ा अच्छा काम, कितना गंदा कार्य किया, भद्दा कार्य। मशीन लगाने से जो खून पसीने की कमाई है, किसी ने 22 कैरेट का सामान लेना है, उसे 18 कैरेट का सामान मिल गया 22 कैरेट के रेट में, और हॉल मार्किंग का पैसा भी सरकार को नहीं मिला, ना बीआईएस को मिला। 35 की जगह कुछ और कम पैसे ले लिए होंगे मार्क करने के। चलो वो एक दोष है। एक दूसरा दोष, जाने कितने लोगों को, भोले भाले लोगों को ठगा गया उन ज्वेलर्स के द्वारा। और मैं सम्मान करता हूं ऐसे अधिकारियों का और बीआईएस गाजियाबाद की संपूर्ण टीम का, जिन्होंने ईमानदारी से अपने कार्य को अंजाम दिया। बहुत बहुत आभार। बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त जो हमारे सेंटर हैं, आपको शक होता है कि चलो हॉल मार्किंग भी हो गई, पता नहीं है, अभी तो मेरठ की खबर देखकर यही नहीं समझ में आया, हॉल मार्किंग मशीन इसका मतलब कोई भी लगा सकता है हमारे देश में। कितना इजीली वो काम कर रहा होगा सालों से। तो इसका मतलब यह है कि आपको शक होता है कि ये मोहर ही नकली है, ये बीआईएस से पंजीकृत ही नहीं है। तो आप क्या करें, 200 रुपये जमा करके www.bis.gov.in साइट पर केंद्रों की सूची है, उन केंद्रों की सूची पर जाकर ऑफलाइन या ऑनलाइन 200 रुपये जमा कीजिए। आपके गहनों का टेस्टिंग हो जाएगी कि वो मोहर सही है या नहीं है, जितने कैरेट का गोल्ड आपने लिया उतने कैरेट का है या नहीं है। हाउ डू आई फाइल ए कंप्लेंट विद VIS। हम कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं? ईमेल करके हम कंप्लेंट कर सकते हैं। complaints@bis.gov.in पर मेल कीजिए, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अपने आसपास के किसी भी रीजनल या ब्रांच ऑफिस पर जाकर भी आप हेड के सामने जाकर, या जो पब्लिक सेंटर बने होते हैं उन पर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप, एक बहुत खुशी की बात है कि आप अपने मोबाइल में, जो आपके हाथ में ये छोटा सा मोबाइल है, उसकी अगर बात करेंगे तो BIS केयर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक ये मोबाइल ऐप है, जो प्ले स्टोर से जाकर आप स्टोर कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, और उसे ओपन करने के बाद ये सब सर्विस, लाइसेंस डिटेल की बात आप कर सकते हैं, आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं, और BIS से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। इनका भी आप चर्चा कर सकते हैं। अभी जब न्यूज़पेपर की कटिंग में आपने देखा कि 3 की सूचना मिली थी, 2 पर छापे लगे, तो समय अनुसार 2 पर क्या 1 पर या 3 पर लग सकते थे। जैसा समय टीम के सामने रहा होगा वैसा किया होगा, पर किसी ना किसी ने तो कंप्लेंट की। आज आप सभी को आगे आना होगा। अपने आसपास के ज्वेलर्स के प्रति वो कोई नुकसान वाला काम नहीं है। देखिएगा, मेरा कहना होगा कि माइनॉरिटी वायलेंस तब तक होगा जब तक मेजोरिटी साइलेंस है। जब तक आप लोग अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे, गलत को गलत और सही को सही नहीं कहेंगे, माइनॉरिटी वायलेंस होते रहेंगे, ऐसे ऐसे अवैध कार्य होते रहेंगे। आप आगे आइए,
बीआईएस का साथ दीजिए, भारत सरकार का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।